राम राम जी। तीन राज्यों के जो चुनाव हुए ना, उनका भारत की राजनीति पे बड़ा व्यापक असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। सबसे पहले तो तीनों राज्यों में भाजपा की प्रचंड विजय। उसके बाद जो जिस तरीके से भाजपा ने अपनी पुरानी लीडरशिप को, मैं यूं कहूंगा कि उनको मूव ऑन करके जो नई लीडरशिप खड़ी की है इन तीनों राज्यों में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, और उसमें भी खासकर जो राजस्थान से जो मैसेज आया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसने समझ लीजिए कि असली भूकंप जो आया है भारतीय राजनीति में, वो तीन राज्यों के रिजल्ट से इतना नहीं आया जितना तीन मुख्यमंत्रियों के चुनाव से आया। इससे पहले आपको याद दिला दूं कि बहन जी ने जो है, बहन मायावती जी ने बहुजन समाज पार्टी में अपना उत्तराधिकारी अपने भतीजे को, अपने छोटे भाई के बड़े बेटे को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। उत्तराधिकारी ऐसे जैसे कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, कोई कॉरपोरेशन हो, कोई इंडस्ट्री हो, कोई राजा रजवाड़ा हो जिसने अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया, ऐसे बहुजन समाज पार्टी का उत्तराधिकारी नियुक्त किया गया। ये एक सामाजिक मूवमेंट से उपजी हुई पार्टी थी जिसे कांशीराम जी ने खड़ा किया। और कांशीराम जी ने जब बसपा को खड़ा किया था तो उनका था कि परिवार छोड़ दिया था एकदम, और अपने जीते जी मायावती को ग्रूम किया। मायावती उनके कोई परिवार की नहीं थी, उनकी कोई बेटी या उनकी कोई रिश्तेदार नहीं थी, वो सिंपल बहुजन मूवमेंट की कार्यकर्ता थी, और अपने जीते जी उनको एज ए चीफ मिनिस्टर एस्टैब्लिश करके गए। खैर, अब मायावती ने अपने जीवन काल में उस पार्टी का क्या हाल बनाया है ये सबको दिखाई दे रहा है, परंतु कम से कम मायावती से ये अपेक्षा की जाती थी कि वो इस मूवमेंट से निकली पार्टी को, बहुजन सचमुच जो दलित शोषित समाज है उनकी पार्टी को, कम से कम अपनी बपौती, अपने परिवार की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में तब्दील नहीं करेंगे। क्या उन्होंने कर दिया। इसके अलावा ऊपर से लेकर नीचे तक एक आध कोई बस सीपीएम सीपीआई जो कम्युनिस्ट पार्टी है उनको यदि छोड़ दिया जाए तो पूरा का पूरा भारतीय लोकतंत्र और सारी नेशनल और रीजनल पार्टीज तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां बनती रह गई हैं, जहां कुछ लकी स्पर्म्स और लकी पीस जो है राज कर रहे हैं। फिर वो चाहे महबूबा मुफ्ती हो, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले वो उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला एंड पार्टी हो, चाहे वो फिर बादल साहब के बेटे सुखबीर बादल। कम से कम शिरोमणि अकाली दल तो किसी परिवार की पार्टी नहीं थी, उसमें तो एक से एक बड़े दिग्गज नेता हुए, और हमारी आंखों के सामने देखते देखते पिछले 15 सालों में, मात्र 15 सालों में शिरोमणि अकाली दल जो है वो सुखबीर बादल के परिवार की पार्टी बनते रहेगी। बादल साहब के सामने या तो सिक्का बादल साहब का चलता था, नहीं तो सुखबीर बादल का, या तो उनकी पत्नी का, नहीं तो उनके साले साहब का। और ताज्जुब तब होता है जब पूरी की पूरी पार्टी, पूरा कार्यकर्ता, इवन वोटर भी एक परिवार के सामने एकदम नतमस्तक हो जाता है, बिछ जाता है। और नीचे आ जाइए, पंजाब में से नीचे हरियाणा में आ जाइए, कहां देवीलाल, कहां उनके बेटे चौटाला, और कहां उनके बेटे अजय अभय, और कहां अब आगे उनके बेटे
दुष्यंत, दिग्विजय और भी हैं दो तीन। उनकी माँ, दुष्यंत दिग्विजय की माँ, दुष्यंत दिग्विजय। कांग्रेस में चले जाइए तो वहां पे हुड्डा साहब और हुड्डा के बेटे। कांग्रेस जो है हुड्डा की लौंडी बांधी बन के बैठी हुई। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चले जाइए तो कितने बड़े जन नेता, चौधरी चरण सिंह। मतलब मुझे, जहां तक मुझे याद है, जननायक जो मैंने अपनी आंख से अपने जीवन काल में देखे, जब जेपी थे तब तो मैं बहुत छोटा था। मतलब 1975 में जब इमरजेंसी लगी थी, मेरी आयु 10 साल। 10 साल का बच्चा तो बहुत अबोध होता है, पर मैं अपने उन दिनों, मुझे अच्छी तरह याद है, मैं अपने पिताजी की बातें सुना करता था जब वो इमरजेंसी के दौरान घर में जो माहौल होता था, जो बातचीत हुआ करती थी। हालांकि पिताजी थे सेना में, पर वो बहुत ज्यादा पॉलिटिकली जागरूक थे। तो वहां पे मैंने जेपी के बारे में उन दिनों, कि जेपी बहुत बड़े जननायक थे, उनको, उनका तो नाम ही जननायक पड़ गया था। उसके बाद मैंने मार्क्सिस्ट के लीडर देखे, चौधरी देवीलाल मार्क्सिस्ट के लीडर थे। इनके गुरु, चौधरी देवीलाल के गुरु चौधरी चरण सिंह जी। और चौधरी चरण सिंह जी ने अपने जीते जी अपनी इतनी बड़ी पार्टी, इतना बड़ा जनाधार अपने विदेश से पढ़ के लौटे बेटे को दे दिया। और उस बेटे ने अपने जीवन काल में, अभी कल मैं वो अमिताभ अग्निहोत्री जी का एक वक्तव्य सुन रहा था, कि अपने जीवन काल में चौधरी अजीत सिंह ने चौधरी चरण सिंह की पार्टी को 2.5 जिले की पार्टी बना दिया था। अब देखते हैं कि चौधरी चरण सिंह के बाद चौधरी अजीत सिंह, और चौधरी अजीत सिंह के बाद अब जो हैं रालोद वाले जयंत भाई, ये अपनी पार्टी को तहसील या ब्लॉक लेवल पे ले आते हैं कि नहीं? वैसे ले ही आए। जो अपनी पारंपरिक सीट व्यक्ति हार जाए, बागपत और मुजफ्फरनगर जैसी सीटें, उसके बाद आप नीचे तक चले जाइए, पूरा पूरा राजनीतिक परिदृश्य बेटों ने संभाल लिया। फिर वो चाहे मुलायम सिंह के बेटे अखिलेश यादव हो, चाहे लालू के बेटे नीतीश हो। तो वो इसको राजनीतिक हलकों में ना सनराइज कहा जाता है। सन माने पुत्र, पुत्र का उदय होना पार्टी में, और पार्टी को पुत्र को सौंप देना, पुत्र का राज्याभिषेक कर देना पार्टी के अध्यक्ष, पार्टी के मालिक के रूप में। तो जब चारों तरफ ये माहौल चल रहा था, तो उस समय छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में भाजपा ने 3 कार्यकर्ताओं को, गुमनाम कार्यकर्ताओं को मुख्यमंत्री का पद सौंपा। किसको हटा के? 10 साल के मुख्यमंत्री रमन सिंह, 18 साल के मुख्यमंत्री शिवराज चौहान, और 10 साल की मुख्यमंत्री रानी साहिबा वसुंधरा राजे को हटा के भजनलाल शर्मा। भजनलाल शर्मा के बारे में आज एक आदमी मुझे बता रहा था, मेरे मित्रों का फोन आया जयपुर से। वो कहते थे कि जब भजनलाल शर्मा जी को ये न्यूज ब्रेक की गई कि आपको सांगानेर से टिकट दिया जा रहा है, तो ही वॉज शॉक्ड, ही कुड नॉट बिलीव। उन्होंने बोला अब क्यों मजाक कर रहे हो यार? वो बोला नहीं जी, वाकई आपको आपका नाम आ गया है, चलिए आप पर्चा भरने की तैयारी करिए, सारे कागजात तैयार करिए। और उनका प्रोफाइल ये था कि पिछले 20 साल में संघ और भाजपा कार्यालयों में वो आदमी एक समर्पित सेवक की तरह है। सचमुच वो कहते हैं ना, भाजपा कार्यकर्ता अपना करियर दरी बिछाने से शुरू करता है, और संघ कार्यालय में, भाजपा कार्यालय में झाड़ू लगाने से शुरू करता है। मोदी जी की बहुत सारी हमने
किससे सुने हैं जब वो भाजपा और संघ कार्यालय में झाड़ू लगाया करते थे। अभी आज ही मैं एक फोटो देख रहा था, बड़ी चर्चित फोटो है, पता नहीं किसी कार्यक्रम में, शायद कोई बड़ा राजनीतिक कार्यक्रम ही होगा, राष्ट्रीय महत्व का कार्यक्रम होगा, जिसमें अडवाणी जी, और अडवाणी जी कुर्सी पे बैठे हैं, अडवाणी जी के पीछे वो मुंबई वाले जो थे महाजन साहब, क्या नाम था, प्रमोद महाजन, वो बैठे हैं, और मोदी जी सामने, अडवाणी जी के सामने जमीन पे बैठे हैं, दरी पे, मोदी जी। और ये मुख्यमंत्री बनने तो कोई बहुत पुरानी बात, फोटो नहीं है वो, जब 2002 में वो गुजरात के मुख्यमंत्री बने, उससे मात्र 2-3 साल पुरानी ही फोटो है वो, जब मोदी जी जमीन पे बैठे थे। और फिर 2002 में वो भारत के एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रांत के मुख्यमंत्री और उसके बाद देश के प्रधानमंत्री बन गए। तो भजनलाल जी, जब उनको जब टिकट दिया गया तो ही कुड नॉट बिलीव। और आज मैंने सुना है, मैंने देखी तो नहीं है, पर ऐसा बता रहे हैं कि उनकी एक कोई ऑडियो या कैसे कोई क्लिप वायरल हो रही है, जिसमें वो अपने किसी मित्र से पूछ रहे हैं कि भैया कौन बन रहा है। जब वो एमएलए बन गए, जीत गए सांगानेर से, 48,000 कुछ वोटों से जीते हैं, तो वो किसी को फोन करके पूछ रहे हैं कि भैया कौन बन रहा है मुख्यमंत्री। और वो जो ग्रुप फोटो है उसमें वो सबसे आखिरी कतार में सबसे कोने में खड़े हैं। तो भाजपा ने ये 3 मुख्यमंत्री बना के पूरी भारतीय राजनीति, भारतीय लोकतंत्र, भारत के एक एक राजनीतिक कार्यकर्ता और वोटर को ये संदेश दिया है कि भाजपा में एक अदना सा कार्यकर्ता भी एमएलए या मुख्यमंत्री बन सकता है। इसलिए निस्वार्थ भाव से पार्टी की सेवा कीजिए, राष्ट्र की सेवा कीजिए। तो सब बात यह ना कि भाजपा ने इन 3 राज्यों के मुख्यमंत्री चुन के एक बहुत बड़ी लकीर खींच दी। कांग्रेस समेत सभी राजनीतिक दलों के सामने कि तुम तो अपना बेटा, बेटी, दामाद, बहू, भतीजा, इनसे ही ऊपर नहीं उठ पा रहे हो, और यहाँ भाजपा एक अदना से कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री बना दे रही है। किसने सोचा था कि विष्णुदेव जी जो है वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे छत्तीसगढ़? 2019 में टिकट काट दिया था, फिर भी उन्होंने किसी किस्म का विद्रोह नहीं किया, वो निर्दलीय चुनाव नहीं लड़े, वो पार्टी को निस्त नाबूद कर दूंगा ऐसी कस्में उन्होंने नहीं खाई। आज मुख्यमंत्री है। मोहन यादव ने कभी सपने में भी सोचा होगा कि वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे? भजनलाल शर्मा जी ने। तो अब ये जो, अब इसका, ये 3 मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति का बहुत पॉजिटिव संदेश गया है देश के तमाम राजनीतिक कार्यकर्ताओं में, राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ताओं में और वोटर में। तो ये एक पार्टी है जो सचमुच राष्ट्र के लिए, देश के लिए काम करती है। ये अपने परिवार का पेट भरने के लिए एक पार्टी है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि जो नेतृत्व वसुंधरा राजे, रमन सिंह और शिवराज जैसे बड़े दिग्गज सीनियर मोस्ट नेताओं को इस तरीके से रिटायर कर सकता है या अन्य जिम्मेवारियां दे सकता है? अभी तो समय बताएगा कि किसको क्या जिम्मेवारी दी जाती है। शिवराज चौहान जी के बारे में बड़ी तेज चर्चा है कि वो नड्डा साहब के बाद अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकते हैं पार्टी के। तो जो नेतृत्व इस तरीके से वसुंधरा राजे को या शिवराज सिंह को जो है नेतृत्व परिवर्तन कर रहा है पार्टी में, वो क्या अपने खुद के रिटायरमेंट के बारे में उसको कोई शंका हुई क्या? मैं तो हमेशा कहता हूं कि यार एक दिन आप लोग देख लीजिएगा कि मोदी जी एक दिन खुद डिसाइड करेंगे, खुद अनाउंस करेंगे कि अब मुझे रिटायरमेंट चाहिए। और इससे पहले वो अपनी शानदार एक बी टीम तैयार कर रहे हैं और राष्ट्र को एक शानदार नेतृत्व, राष्ट्रीय नेताओं की एक शानदार टीम बना के और एक दिन सब कुछ सौंप के, मैं तो अपने मित्रों से अपनी निजी बातचीत में हमेशा कहता हूं कि आप देख लेना
मोदी जी एक दिन इसी तरह, वो कहते हैं ना, हम तो फकीर है जो झोला उठा के चल देंगे। यस, वेरी सून अ डे विल कम, वन फाइन डे ही विल अनाउंस कि अब समय आ गया है कि एक नई पीढ़ी राष्ट्र को संभाले, हम तो चले। और वो फिर ऐसे गायब होंगे कि लोग 2-3 साल तो खोजते रह जाएंगे कि मोदी नाम का एक व्यक्ति हुआ करता था इस देश में, आखिर गया था। जी हाँ, आपको मैं आज मेरी बात याद रखना कि जिस दिन मोदी रिटायर होंगे, अगले 2-3 साल तक वो व्यक्ति अज्ञातवास में रहेगा, वो किसी मार्गदर्शक मंडल में नहीं आने वाला। वो सचमुच किसी हिमालय की किसी गुफा में, कहीं जंगल में, कहीं वन में, कहीं किसी नदी के किनारे आश्रम में। तो सब बात यह कि इन 3 राज्यों के सिर्फ रिजल्ट ने नहीं, 3 मुख्यमंत्रियों के चुनाव ने जो सबसे बड़ी संजीवनी दी है वो भाजपा कार्यकर्ता को दी है। अब वो दिन दूने रात चौगुने उत्साह के साथ भाजपा को अगला चुनाव जिताने में लग गया है। और इसका सबसे पॉजिटिव असर अगर किसी राज्य पर पड़ा है तो वो है हरियाणा। मैं आज अब अपने आज के टॉपिक के मूल विषय पे आ रहा हूं। ये 16 मिनट की तो भूमिका थी। तो मेरा ये आकलन है, और जिसकी बहुत ज्यादा संभावना है, कि अगला लोकसभा और विधानसभा चुनाव खट्टर साहब एक साथ कराएंगे। लोकसभा के साथ ही हरियाणा विधानसभा का चुनाव होगा। और अब इसमें मुझे कोई शंका नहीं है कि हरियाणा में बीजेपी, लोकसभा में नहीं, लोकसभा में तो 10 की 10 सीट आ रही है, जो एक आध सीट की शंका थी वो इन 3 राज्यों के चुनाव में क्लियर कर दी। हरियाणा में विधानसभा में थंपिंग मेजोरिटी के साथ 90 में से मेरा अंदाजा है कि अगर 70 सीट भी आ जाए तो मुझे बिल्कुल भी ताज्जुब नहीं होगा। आज की जो स्थिति है, 90 में से 70 सीट, याद रखिए, मैं थंबनेल बना के लगा दूंगा, याद रख लेना, सेव करके रख लेना मेरा थंबनेल, कम्युनिटी पोस्ट भी लिख दूंगा, फेसबुक पे भी लिख दूंगा। 90 में 70 सीट हरियाणा में आएगी। एक हफ्ता पहले ये स्थिति नहीं थी, मैं खुद कह रहा हूं जी नहीं, एक हफ्ता पहले तो बड़ी मुश्किल से आ जाती, अगर मेजोरिटी, प्लेन मेजोरिटी आ जाती, बड़ी मुश्किल से एक आध सीट से, या हार भी सकते थे। परंतु आज हरियाणा में 70 सीट आएगी, पहली बात। दूसरी बात, हरियाणा में अगला मुख्यमंत्री खट्टर साहब नहीं रहेंगे, विज साहब भी नहीं होंगे। ये कोई सा साहब नहीं होगा जिनको जितने साहब आप जानते हो हरियाणा में। जैसे भजनलाल शर्मा को खुद को भरोसा नहीं हुआ था, हो सकता है हरियाणा का अगला मुख्यमंत्री आज किसी भाजपा कार्यालय या किसी संघ कार्यालय में बैठ के दरी पे चद्दर बिछा रहा हो आज, और आज से 6 महीने बाद वो हरियाणा का मुख्यमंत्री होगा। मेरी बात नोट कर लिया। अगला चुनाव विधानसभा चुनाव हरियाणा का लोकसभा के साथ, क्लियर कट ह्यूज मेजॉरिटी, और अगला सीएम खट्टर साहब नहीं होंगे। वो कोई भाजपा संघ का कोई अदना सा कार्यकर्ता होगा। इस आशावाद का कारण क्या है? मेरा यह मानना है कि इन 3 राज्यों के चुनाव नतीजों ने, और ये 3 राज्यों के जो मुख्यमंत्री चयन है, इसने भाजपा को मिनिमम 4 से 5% का स्विंग दिया है। तो जो मूड ऑफ द नेशन होता है ना, आज अगर कोई देश का तापमान नाप ले तो 4 से 5% मूड जो है वो भाजपा के फेवर में स्विंग हुआ है भारतीय वोटर का। ये मेरा आकलन है। ये मैंने पिछले 10 दिनों का जो मतलब राजनीतिक माहौल जो मैंने पढ़ा है,
जो पब्लिक का रिस्पॉन्स है, तो अब ये थी आज की बात। ऐसे ही किसी अन्य विषय पे, किसी नए टॉपिक के साथ आपसे फिर से मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।